बात करेंगे ट्रेडमिल टेस्ट के बारे में। ट्रेडमिल टेस्ट यानी स्ट्रेस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। स्ट्रेस टेस्ट कई तरह का होता है। इसमें बेसिकली हम पेशेंट को पट्टे पर चलवाते हैं, जिसको ट्रेडमिल बोलते हैं। उसमें पट्टे पर पेशेंट को स्पीड में चलवाते हैं और उसमें मल्टीपल ईसीजीज निकलते हैं। सबसे पहले एक बेसलाइन ईसीजी लेते हैं और उसके बाद वो बेसिक ईसीजी में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको हम असेस करते हैं और उसके बेसिस पे हम पेशेंट को ये जज करके बता सकते हैं कि पेशेंट की नली में कोई ब्लॉकेज है या नहीं, या पेशेंट को सिग्निफिकेंट हार्ट की कोई बीमारी है कि नहीं। इस टेस्ट को ट्रेडमिल टेस्ट यानी स्ट्रेस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस इको, स्ट्रेस एमआरआई, स्ट्रेस पेट और तरह के टेस्ट भी होते हैं, पर ये सबसे बेसिक टेस्ट है। ज़्यादातर हर हार्ट क्लिनिक्स में ये अवेलेबल होता है। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 1200 से 1500 जैसा इसका लगभग कॉस्ट रहता है। ट्रेडमिल यानी कि जैसे जिम में ट्रेडमिल होता है, उसमें एक फास्ट यानी तेज़ चलने वाला पट्टा होता है। उस पर हम पेशेंट को कुछ स्पीड पर चलने को बोलते हैं और कंटिन्यूस ईसीजी रिकॉर्डिंग्स करते हैं। इसको ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं। इसमें पेशेंट को हम छाती में कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और हाथ में कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और उसके बाद उनको हम ट्रेडमिल पर धीरे धीरे करके चलने को बोलते हैं। इनिशियली थोड़ा प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद उनको थोड़ा फर्स्ट स्टेज में थोड़ा स्लो चलना होता है और उसके बाद सब्सिक्वेंट स्टेज में थोड़ा स्पीड में चलना होता है। इस दौरान जो ईसीजी में चेंजेस आते हैं उनको हम जज करते हैं कि उसके बेसिस पे कोई व्यक्ति को हार्ट का रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं, उसको सिग्निफिकेंट बीमारी है या नहीं, वो हम जज करते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट ज़्यादातर कोई भी पेशेंट जो चेस्ट पेन या छाती के दर्द लेके आता है, अगर उसमें हमें ये असेस करना है कि उसको नली का ब्लॉकेज है या नहीं, तो ट्रेडमिल करना चाहिए। ट्रेडमिल हार्ट का वन ऑफ द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में आता है, जो हर छाती के दर्द वाले पेशेंट को, कभी कभार धड़कन की प्रॉब्लम वाले पेशेंट को, कई बार वाल्व वाले या पोस्ट प्लास्टी वाले पेशेंट्स को, ये सब तरह के पेशेंट्स में हार्ट का कंडीशन कैसा है, फंक्शनिंग कैसा है, पेशेंट की एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी है, ये सब कुछ असेस करने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशन में आता है। और इसे भी ऑन एन एवरेज एटलीस्ट हार्ट पेशेंट में हर साल 2 साल में एक बार करना चाहिए। यूजुअली इस टेस्ट के लिए खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पेशेंट को कोई एम्प्टी स्टमक आने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें पेशेंट नाश्ता करके भी आए तो भी चलता है। इनफैक्ट हम ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा नाश्ता करके ही आए पेशेंट, क्योंकि कई बार ट्रेडमिल करने के दौरान या स्ट्रेस करने के दौरान पेशेंट को थोड़ा चक्कर भी आ सकते हैं अगर वो पूरी तरह से खाली पेट है तो। यूजली इस टेस्ट को करने में लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। उसमें 4 से 5 मिनट पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए, एक्सरसाइज का टाइम वो जितना पेशेंट मशीन पे दौड़ता है, और उसके बाद एक रिकवरी फेज़ होता है जिसमें पेशेंट को हम बिठा करके हार्ट का जो स्ट्रेस के दौरान जो चेंजेस आए वो नॉर्मल किस तरह से रिकवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो असेस करने के लिए 4 से 5 मिनट तक पेशेंट को रिकवरी फेज़ में रखते हैं। तो टोटल टेस्ट का ड्यूरेशन लगभग 15 से 20 मिनट जैसा होता है। यूजली पेशेंट को जब हम ट्रेडमिल टेस्ट करवाते हैं तो उस दौरान पेशेंट को मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी जितनी है उतना चलने की कोशिश करना चाहिए। उस पेशेंट का लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो जितना ज़्यादा देर तक चल पाए उतना ज़्यादा देर उसको चलने की कोशिश करना चाहिए। ट्रेडमिल टेस्ट में एक पैरामीटर होता है जिसको मेट्स बोलते हैं, यानी मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स। ये पैरामीटर हम कैलकुलेट करते हैं कि इससे हमें ये असेसमेंट होता है कि पेशेंट का एक्सरसाइज टॉलरेंस कितना है और दवाइयों का रिस्पॉन्स कैसा है, और इसके माध्यम से हम पेशेंट की प्रोग्नोसिस को भी जज कर सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कितना है वो भी हम जज कर सकते हैं। स्टडीज़ ने ऐसा बताया है कि जो व्यक्ति ट्रेडमिल पर ज़्यादा से ज़्यादा मेट्स अचीव कर सकता है उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, भले हार्ट की कंडीशन कितनी भी ख़राब है, उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस कम हैं, और जिसकी अगर उसके सर्वाइवल के चांसेस अच्छे हैं, और जो कम से कम चल पाता है या उसके एफर्ट टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम है, भले उसका हार्ट का पंपिंग अगर इको वाइज अच्छा भी लग रहा है तो भी उसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस कंपेरेटिवली कम है। तो काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया कि जितना मेट्स पेशेंट अचीव करता है उसके प्रोपोर्शन में उसका सर्वाइवल के चांसेस भी इंप्रूव होते हैं और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस भी कंपेरेटिवली वैसे पेशेंट्स में कम होता है। तो पेशेंट को कोशिश ये करनी चाहिए कि जब तक उसकी सांस पूरी तरह ना फूल जाए या उसको कुछ सिग्निफिकेंट छाती में दर्द ना होने लगे या उसको चक्कर वगैरह ना आने लगे, तब तक मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको ट्रेडमिल पर चलने का कोशिश करना चाहिए। अगर वो पेशेंट ट्रेडमिल पे बहुत कम चलता है तो ट्रेडमिल की प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत कम होती है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने स्टेज तक पेशेंट बिना ईसीजी चेंजेस के चल सकता है। अगर कोई पेशेंट सिर्फ 5 मिनट ही चल पाता है या 5-7 मिनट ही अचीव कर पाता है तो उसमें ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत कम होता है। अगर कोई पेशेंट 10 से 15 मिनट्स तक चल पाता है और उसका टीएमटी में कोई चेंजेस नहीं है तो उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा है। बेसिकली नलियों का ब्लॉकेज जज करने के लिए भी ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू 70 to 80% रहता है, वो भी तब जब पेशेंट उसमें बहुत अच्छा एफर्ट कर पाए। अगर पेशेंट बहुत कम चल पाता है तो ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू भी कम हो जाता है। इसको आप वैसे ही सोच सकते हैं जैसे पिक्सल्स होते हैं कैमरा के, ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी होती है रिपोर्ट में, वैसे ही ज़्यादा मिनट्स अगर पेशेंट अचीव करता है तो इसकी रिपोर्ट ज़्यादा क्लियर आती है, ज़्यादा स्ट्रांगली कार्डियोलॉजिस्ट आपको बता सकता है कि कोई ब्लॉकेज या प्रॉब्लम है या नहीं। अगर पेशेंट बहुत कम चल पाता है तो रिपोर्ट थोड़ी डाउटफुल होती है।
पर हाँ, बहुत कम अगर चल पाता है और इसी चेंजेस आने लगते हैं तो पॉजिटिव पेशेंट को फिर भी बताया जा सकता है कि ब्लॉकेज है या नहीं। पर हाँ, रिपोर्ट नॉर्मल है ये बोलने के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चल पाए जितना उसके लिए पॉसिबल हो। अगर इस दौरान पेशेंट को इसी चेंजेस आने लगते हैं तो फिर ट्रेडमिल टेस्ट को बंद करना पड़ता है और उस रिपोर्ट को हम पॉजिटिव रिपोर्ट कर सकते हैं। ट्रेडमिल के बेसिस पे डॉक्टर आपको कंफर्म ये नहीं बता सकता कि नली में कितना ब्लॉकेज है। उसमें एक बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट जैसा है कि जिससे डॉक्टर को अंदाज पड़ता है कि कुछ ब्लॉकेज है, पर कौन सी नली में कितना % ब्लॉकेज है ये असेस कर पाना कई बार मुश्किल होता है। वो बेसिकली कंफर्म करने के लिए एंजियो ही करना पड़ता है। इसमें खाली हार्ट का इस्कीमिया पता चलता है और उस केस में भी प्रेडिक्टिव वैल्यू 70 to 80% ही रहती है, यानी कि 20 to 30% ऑफ द टाइम्स अगर ट्रेडमिल पॉजिटिव भी है तो भी एंजियो नॉर्मल आ सकता है। उल्टा भी हो सकता है कि नली में ब्लॉकेज एंजियो में आ जाए लेकिन ट्रेडमिल नॉर्मल आए, ऐसा भी हो सकता है। तो वैसे केसेस में अगर ट्रेडमिल नॉर्मल होता है तो मे बी हम 4 से 6 महीने के बाद रिपीट ट्रेडमिल कर सकते हैं, या बार बार सिम्टम्स हो तो एंजियो भी चेक करके दे सकते हैं। और कई बार अगर पॉजिटिव ट्रेडमिल हो और हमें एंजियो की फाइंडिंग्स अगर नॉर्मल आती हैं तो पेशेंट को दवा देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फाइनल कंफर्मेशन एंजियो पर ही होता है। ट्रेडमिल से खाली हमें अंदाज पड़ता है कि इस पेशेंट की एंजियो करने की ज़रूरत है कि नहीं। अब अगला प्रश्न ये होता है कि अगर एंजियो में ही सब 100% पता चलता है तो हम डायरेक्टली एंजियो क्यों नहीं करते। अब उसका रीज़न बेसिकली ये है कि एंजियो एक इन्वेजिव टेस्ट है जिसमें पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है, 3 से 4 घंटे एडमिशन रखना पड़ता है, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, कैथेटर हार्ट के पास ले जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर चेस्ट पेन के लिए कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसका एंजियो नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन्वेजिव टेस्ट है, थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो वैसे पेशेंट का हम पहले ट्रेडमिल करते हैं। ट्रेडमिल में अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो हम उन पेशेंट्स का एंजियोग्राफी करते हैं। डायरेक्ट एंजियोग्राफी हम उन्हीं पेशेंट्स में करते हैं जहां हमें पहले से ही श्योर होता है कि ये पेशेंट को ब्लॉकेज निकलेगा, या हमें ऐसा लगता है कि ट्रेडमिल करने में पेशेंट को रिस्क हो सकता है। क्योंकि अगर जिनको बहुत सीवियर हार्ट डिजीज़ है वैसे पेशेंट को हम ट्रेडमिल पर नहीं दौड़ा सकते, क्योंकि उसमें कई बार ट्रेडमिल के ऊपर कोलैप्स होने का भी थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो जो बहुत सीवियर हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट रहते हैं उसमें हम डायरेक्टली एंजियोग्राफी भी करते हैं। अगर जिसमें बिल्कुल डाउटफुल केस है कि लग रहा है कि हार्ट का ब्लॉकेज है या नहीं, तो उसमें हम ट्रेडमिल टेस्ट वैसे प्रेफर करते हैं। ये उसी तरह से है जैसे अगर आपको खांसी आती है तो हम सबसे पहले एक्सरे करते हैं, और एक्सरे में अगर कुछ डाउटफुल लगता है तो हम सीटी स्कैन करते हैं या बड़ा टेस्ट करते हैं। हम डायरेक्टली हर खांसी के लिए सीटी स्कैन नहीं करते, हम हर सरदर्द के लिए डायरेक्टली एमआरआई टेस्ट नहीं करते। पहले बेसिक इवैल्यूएशन करते हैं, अगर उसमें सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स ऐसा लगता है कि डाउट आ रहा है और प्रॉब्लम होने का अंदेशा बहुत ज़्यादा है या ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव लग रहा है, तो फिर हम उसको कंफर्म करने के लिए बड़ा टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो खर्चा भी ज़्यादा होता है और थोड़ा इन्वेजिव है और थोड़ा रिस्क भी रहता है एंजियोग्राफी के दौरान। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को आगे अगर हम समझे तो नॉर्मल अगर ट्रेडमिल आता है या अबनॉर्मल ट्रेडमिल आता है, उस बेसिस पर हम दवा भी डिसाइड नहीं कर सकते पेशेंट को देनी है कि नहीं, क्योंकि ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू 70-80% ही होता है। तो इस बेसिस पे हम हार्ट की दवा चालू भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर समझ लीजिए ट्रेडमिल पॉजिटिव आया लेकिन अगर एंजियो नॉर्मल आता है तो पेशेंट को एक्चुअल में दवा की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम हार्ट की दवा चालू करेंगे तो पेशेंट को कोई फायदा नहीं होगा, इनफैक्ट नुकसान भी हो सकता है। और हार्ट की दवाओं का ज़्यादातर ऐसा रहता है कि एक बार चालू होती है तो लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। तो वैसे पेशेंट में हमें श्योर शॉट डायग्नोसिस ही चाहिए कि ब्लॉकेज है कि नहीं। तो वैसे पेशेंट में अगर ट्रेडमिल पॉजिटिव आता है तो कन्फर्मेशन के लिए हम एंजियो करते हैं। अगर एंजियो नॉर्मल है तो फिर दवा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर एंजियो में पॉजिटिव है तो फिर डेफिनेटली दवा भी करना पड़ता है। फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव होने का चांस लगभग 20 to 30% जैसा रहता है, और फाइनल दवाओं का डिसीजन हमें यूजली एंजियो के बाद ही लेना चाहिए। कभी कभी किसी केस में ऐसा होता है जहां हमें ट्रेडमिल में माइल्ड चेंजेस होते हैं, माइल्ड पॉजिटिव होता है, हमें ऐसा लगता है कि इस पेशेंट में एंजियो अगर करेंगे भी तो भी नॉर्मल आएगा, तो वैसे पेशेंट्स को हम कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक दवा पर, सिंपल मस्कुलर पेन की दवाएं पर या थोड़ी बहुत हार्ट की मेडिसिन चालू करके कुछ महीनों वेट करने को बोलते हैं। फिर उसका कंडीशन रीअसेस करते हैं, अगर ज़रूरत होता है तो फिर बाद में उस पेशेंट का एंजियो किया जा सकता है। ट्रेडमिल को भी हार्ट बॉडी के या हार्ट के प्रोग्नोसिस को असेसमेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, यानी कि पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं, हार्ट के थेरेपी जो हम दे रहे हैं उससे रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, उसका स्टैमिना बढ़ रहा है कि नहीं, जो एक्सरसाइज पेशेंट कर रहा है उससे उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं, ये सब असेसमेंट के लिए भी हम ट्रेडमिल को यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को धड़कन का प्रॉब्लम है तो वैसे केसेस में भी एक्सरसाइज के दौरान वो धड़कन बढ़ रही है कि नहीं, जिसको स्ट्रेस इंड्यूस अरिथमियाज बोलते हैं, वैसा हो रहा है कि नहीं, वो असेसमेंट करने के लिए भी हम ट्रेडमिल को यूज़ कर सकते हैं। वैल्व की हार्ट डिजीजेज, यानी जिसमें वैल्व की प्रॉब्लम्स है या जन्म से हार्ट में कोई बीमारी है, विकृति है, वैसे पेशेंट में भी पेशेंट को ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है, उसको टाइम करने के लिए भी ट्रेडमिल को यूज़ किया जा सकता है। अगर ट्रेडमिल पे पेशेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वैल्व का प्रॉब्लम बहुत कम है तो हम काफ़ी साल तक बिना ऑपरेशन के वेट कर सकते हैं। पर अगर ट्रेडमिल में पेशेंट का एक्सरसाइज रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है
प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि सीवियर है, तो फिर वैसे पेशेंट में जल्दी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। यानी पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत अभी है कि नहीं, वो असेस करने के लिए भी ट्रेडमिल को यूज़ कर सकते हैं। पर वैल्वुलर वाले सब पेशेंट में हम ट्रेडमिल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वैल्व वाले पेशेंट को कई बार ट्रेडमिल करने के दौरान चक्कर वगैरह आने का थोड़ा रिस्क हो सकता है। नॉर्मल ट्रेडमिल का प्रोटोकॉल रहता है, पर अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों का प्रॉब्लम है या उम्र ज़्यादा है या वजन ज़्यादा है, वो ट्रेडमिल पर फास्ट नहीं चल सकते हैं, तो वैसे के लिए एक मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल होता है जिसमें ट्रेडमिल का स्पीड बढ़ने की जो ग्रेडेशंस है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो हर 3 मिनट में उतना रैपिडली स्पीड नहीं बढ़ता है, तो पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है और उसको दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई लोग हमसे पूछते हैं साहब हम तो डेली दौड़ते हैं, मैं तो घर पे भी डेली एक्सरसाइज करता हूँ, घर पे भी वॉकिंग करता हूँ, तो क्या ये ट्रेडमिल मुझे भी करने की ज़रूरत है क्या मेरा भी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है क्या? तो वैसे लोग को हम यही कहेंगे कि देखिए, अगर आप घर पे या पार्क में जो चलते हैं वो नॉर्मल कम स्पीड में होता है, उसमें आप इंक्लाइन पे नहीं चलते हैं, उसमें दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती, और उसमें कई बार आप स्लो चलते हैं, फास्ट चलते हैं, तो रिस्पॉन्स वेरिएशन भी हो सकता है। तो वो एक ग्रेडेड स्ट्रेस रिस्पॉन्स नहीं है, जबकि ट्रेडमिल में एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स के हिसाब से पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस को हम जज करते हैं, और उसमें नॉर्मल जो व्यक्ति पार्क में या ऑफिस में चलता है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड में भी चलना होता है, ज़्यादा इंक्लाइन पे भी चलना होता है। और प्लस हम जो पार्क वगैरह में चलते हैं उस दौरान कभी भी ईसीजी इलेक्ट्रोड्स लगे हुए नहीं रहते, तो ईसीजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमें पता नहीं चलता। तो ऐसे लोग को भी ट्रेडमिल में कई बार पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, और कई बार जो नॉर्मली चलते फिरते भी हैं, एक्टिव लोग भी हैं, उनका ट्रेडमिल भी पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि पहले जो सिंपल एक्सरसाइज के दौरान उन्हें कभी ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं वो असेस नहीं किया होता है। तो ट्रेडमिल वैसे लोगों में भी करने से कुछ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है। एंजियोप्लास्टी और पोस्ट बाईपास पेशेंट में या जिनका कार्डियक रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं उसमें भी स्टेंट बराबर काम कर रहा है कि नहीं, बाईपास बराबर काम कर रहा है कि नहीं, ये जज करने के लिए भी हम ट्रेडमिल करते हैं। नॉर्मली जब हम किसी को स्टेंट लगाते हैं तो स्टेंट में रीब्लॉकेज का चांस 5 to 7% जैसा रहता है। ज़्यादातर जो भी रीब्लॉकेज आता है पहले 6 to 8 मंथ्स में आता है। तो वैसे लोगों में भी हम पहला ट्रेडमिल टेस्ट लगभग 7-8 महीने के बाद करते हैं, ये देखने के लिए कि स्टेंट में कोई रीब्लॉकेज तो नहीं है। उसके बाद हर साल हम ट्रेडमिल को रिपीट करते हैं। ये ट्रेडमिल टेस्ट करने से हमें ये पता चलता है कि स्टेंट में कोई नया ब्लॉकेज या नया प्रॉब्लम तो नहीं है, और इसके अलावा कोई दूसरी नलियों में कोई नया ब्लॉकेज तो डेवलप नहीं हो गया है। नॉर्मली क्या है, ऐसे लोग का हम बार बार स्टेंट चल रहा है कि नहीं और उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं वो देखने के लिए एंजियोग्राफी नहीं कर सकते, क्योंकि एंजियोग्राफी इन्वेजिव टेस्ट है। तो वैसे लोग को हम हर साल भर में एक बार ट्रेडमिल करके देखते हैं, साल 2 साल में एक बार, और ट्रेडमिल में अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो ऐसे लोग को हम एंजियो करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक आदमी को एक नली में एक बार हार्ट अटैक आया है तो फ्यूचर में 5-10 साल बाद दूसरी नली में भी अटैक आ सकता है, क्योंकि इसकी अगर बॉडी की तासीर ख़राब है, एक में नली में ब्लॉकेज हुआ तो दूसरी में भी हो सकता है। या किसी को अगर पहले हार्ट अटैक के टाइम ही दूसरी नली में 40-50% ब्लॉकेज था जिसको पहले स्टेंट नहीं किया गया, वो बढ़ रहा है कि नहीं वो असेसमेंट करने के लिए भी ट्रेडमिल टेस्ट ज़रूरी है। इसलिए आइडियली मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि हर साल 2 साल में एक बार फॉलोअप के दौरान भी ट्रेडमिल करके देखते रहना चाहिए कि वो ब्लॉकेज बढ़ रहा है कि नहीं, ताकि अगला हार्ट अटैक आने से पहले हम उसे डिटेक्ट कर सकें और उसे टाइमली ट्रीट कर सकें, ताकि अगले हार्ट अटैक से पेशेंट को रिस्क ना हो। पर अगेन मैं यही कहूँगा कि इसमें भी प्रेडिक्टिव वैल्यू ट्रेडमिल का 70 to 80% जैसा ही है। 20-30% ऑफ द टाइम सिवियर ब्लॉकेज भी हो तो भी मिस आउट हो सकता है ट्रेडमिल में। तो इसलिए सिर्फ ट्रेडमिल की इन्फॉर्मेशन पर हम रिलाई नहीं कर सकते। अगर हमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आ रही है या बार बार उसको तकलीफ हो रही है या सांस फूल रही है, तो फिर वैसे पेशेंट में हमें एंजियो करके कंफर्म करना पड़ता है कि एक्चुअल में स्टेंट में कोई तकलीफ है कि नहीं या बाईपास ग्राफ्ट्स में कोई तकलीफ है कि नहीं। वो असेसमेंट एंजियो करके हमें कंफर्म करना पड़ता है।